नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का प्रश्न पत्र आता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी। तो दोस्तों, इसमें आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को सम्मिलित किया गया है, जिसका यह पार्ट 1 है। दोस्तों, पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 35 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन किए जाएंगे, हल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया जाएगा, जिससे यह आपके अति लघु में भी आ जाएं तो आप कर सकें। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बैंक खाता के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, जो बैंक खाता के प्रकार होते हैं वह बचत खाता भी होता है, चालू खाता भी होता है और सावधि जमा खाता भी होता है। तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अल्पवयस्क व्यक्ति का जो खाता होता है उसे अल्पवयस्क का खाता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कम से कम आयु जो होती है वो 12 होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय यानी PRT बटे में 100 जो होता है वह किसका सूत्र होता है दोस्तों? तो यह होता है सूत्र हमारे साधारण ब्याज का, यानी जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है कुछ दिया हुआ है उसका सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी अमाउंट माइनस मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो यह जो सूत्र होता है दोस्तों, यानी अगर हमारे पास 100 रुपये थे और हमें कुछ ब्याज मिला और जिसके बाद 110 रुपये हो गए, तो जब हम इसको घटाते हैं तो हमारा ब्याज प्राप्त होता है, यानी यह जो होगा उत्तर वह ब्याज होगा। और चक्रवृद्धि की बात कर रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है पांचवा, यानी 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना होगा? यदि ब्याज जो है, यानी यहाँ पे जो आपको ब्याज दिया हुआ है वह 10% दिया हुआ है, इसी को हमें अर्धवार्षिक के रूप में लगाना है। यानी अर्धवार्षिक यानी एक साल में जो अर्धवार्षिक होते हैं वह 2 होते हैं। तो जो हमारा दिया हुआ दर है वह 2 से विभाजित हो जाएगा तो आ जाएगा 5%। तो दोस्तों, यह हमारा आ गया जो ब्याज होगा या दर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो समय है, यहाँ वार्षिक कह रहा तो एक समय लग रहा था, लेकिन अर्धवार्षिक पे अगर हम निकालते हैं इसी को, तो अर्धवार्षिक एक साल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमारा समय भी 2 हो जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं, हमें यहाँ से P पता चल गया जो 2000 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें रेट पता चल गया, समय पता चल गया। तो हमें फॉर्मूला पता होगा, जो मिश्र धन या फिर अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वह होता है A बराबर मूलधन यानी P और ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात जो टाइम दिया होता है यानी T। तो हमें A ही तो ज्ञात करना है, यानी मिश्र धन ही तो ज्ञात करना है, तो इसकी जगह A ही रखेंगे। और जो P है वो 2000 दिया है तो 2000। इसके अलावा फॉर्मूले में क्या है दोस्तों, 1 प्लस है तो 1 प्लस करेंगे, R दिया है 5 और बटे में है 100 तो 100 लिखेंगे, और घात दी हुई है हमारा समय 2 तो 2 लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, और जब हम एलसीएम लेंगे तो 20 से कम है 20 और यहाँ 1 बचा, यानी 20 प्लस 1 21, तो 21 बटे 20 आया। ठीक है, और 2 बार लिखा है तो हम 2 बार लिख लेंगे, यानी 2000 गुणे 21 बटे 20, फिर से 21 बटे 20 हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे जो हर में है वो 2 शून्य है, यानी 20 गुणे 20 है तो 2 शून्य कट जाएंगे। इसके अलावा जो 2 बचा वो 2 दहा में 20 काट देगा, फिर एक जो नीचे एक और 2 बचा वो 2 पाँचे 10 काट देगा। तो जो अब हमारा अमाउंट आया दोस्तों वह आया 5 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 2205। इसके अलावा हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI होता है अमाउंट यानी मिश्र धन माइनस जो हमारा मूलधन था। तो 2205 में से हम अपने मूलधन को घटा देंगे, तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 205, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों पहले प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। जो गणना करते हैं वह हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे क्या कह रहा है, पूर्ण घन हो, यानी वह संख्या जो किसी संख्या का घन हो, यानी किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पे आ रही हो। तो दोस्तों पहले से ही चेक करते हैं। तो पहला जो होता है वह 3 बार 1 को अगर गुणा कर दें तो 1 का जो घन होता है वह 1 ही आता है। तो जो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होगी वह 1 होगी। अगला प्रश्न है पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं, यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या जिसको 3 बार गुणा करें तो 2 आ जाए तो नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। साथ ही में 3 भी नहीं आता है किसी संख्या को गुणा करने पे, 5 भी नहीं आता है, तो यह तीनों नहीं है, यानी सभी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या का घन उस संख्या से कितनी घात होता है। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का घन, यानी जैसे कोई संख्या है अगर 2 है तो उसका घन उस संख्या का कितनी घात होता है, इसका अगर घन कर दें। अभी यह हमारे पास बचा, इसमें आपको जो घात है वह यह पूछ रहा है, यानी जो यह इसकी पावर लगी है वह पूछ रहा है, तो वह 3 होता है। घन का मतलब ही घात 3 होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 27 किस संख्या का घन है, यानी आपको चेक करना होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको घन करना होगा सभी को। इस पर भी घन कर लीजिए, ठीक है, इस पे भी घन कर लीजिए, इस पे भी घन कर लीजिए, इस पे भी घन, इस पे भी घन। अब इसको हल करिए, 3 को 3 बार गुणा करिए, क्या 27 आ रहा है, तो हाँ 27 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 10वां वर्गमूल के चिन्ह की बाईं तरफ हम यदि संख्या 3 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि जो हमारा यह वर्गमूल है, इसके अगर बाईं तरफ हम 3 लिख देते हैं तो यह हो जाता है हमारा घनमूल। इसी प्रकार अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो यह होता है वर्गमूल, यानी हम 2 यहाँ अपने आप समझ लेते हैं। इसके अलावा 4 लिखा है तो चतुर्थ मूल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आदि होते जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 11वां, 6 कलमों का मूल्य दिया हुआ है 24, तो आपसे 10 कलमों का पूछा है। तो 6 कलम बराबर 24 रुपये, तो यहाँ से आप 1 कलम का मूल्य निकाल लेंगे, यानी दोनों तरफ 6 से भाग कर देंगे, तो हमारा 1 कलम आ जाएगा, वह आ जाएगा 6 चौके 24, 4 रुपये। अब हमें 10 कलमों का निकालना है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 कलम बराबर आ जाएगा दोस्तों 40 रुपये, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 5 मजदूरों की मजदूरी दी हुई है, यानी उसी प्रकार का क्वेश्चन है 1250 रुपये। यहाँ से हम दोनों तरफ जो 5 मजदूर हैं तो 5 से भाग कर देंगे, तो 1 मजदूरों की जो मजदूरी है वह आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 चौका 25, ठीक है, यानी 250 आ गई। अब हमें 8 मजदूरों की निकालनी है, तो 8 से हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो जो हमारे 8 मजदूरों की मजदूरी आ जाएगी दोस्तों वह आ जाएगी 8 0 0, 8 5 40, बचा हमारा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, यानी 2000 रुपये। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों का जो गुणनफल का संबंध होता है, यानी दोस्तों अगर x अनुपात y समानुपात a अनुपात b दिया हुआ, तो दोस्तों समानुपात का यह नियम होता है कि जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो उत्तर हो जाएगा बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है समानुपात में कितने पद होते हैं। तो दोस्तों यहीं आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 पद होते हैं, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं जो दोस्तों 15वां प्रश्न है, ये ऑलरेडी मैं अभी ऊपर कराया था आपको। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, जो है 2/3 की घात 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यह घातांक का नियम होता है कि अंश बटे हर की होल घात लगी हुई है तो वह दोनों पे घात लग जाएगा। अगर आपने घातांक का नियम की वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप देख लीजिएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी घातांक के नियम पर ही आधारित है कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है और साथ में गुणा हो रही है तो जितनी बार लिखी गई है वही उसका घात हो जाएगा, यानी 4/7 जो है वो 3 बार लिखा है तो इसका घात 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक भी है, तो हो जाएगा हमारा दोस्तों उत्तर दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बैंक है दोस्तों, तो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं जो है 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। तो पहले देखते हैं 9 और 12 के मध्य कौन कौन सी संख्या है, तो 10 है और 11 है। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कौन सी अभाज्य है। तो अभाज्य का नियम होता है वह संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी स्वयं से और 1 से विभाजित हो। तो 11 जो है वह अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो 10 है वह स्वयं से और 10 से अलावा 2 और 5 से भी विभाजित होती है, तो यह भाज्य संख्या हो गई। यानी जो 9 और 12 के बीच में अभाज्य संख्या आई वह आई 11, और जो समुच्चय आया उसमें कितने अवयव हैं, तो वो है 1। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न जो है, फाई किस समुच्चय को दर्शाता है। तो दोस्तों फाई का मतलब होता है नल, नल का मतलब रिक्त। तो दोस्तों 22वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिन समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं, तो दोस्तों फिर से इसी को डिफाइन किया गया है, एक भी समुच्चय में अवयव नहीं है तो वह रिक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2000 का 5 वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज होगा। तो दोस्तों सरल ब्याज का ऊपर आपको फॉर्मूला बताया ही था। जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। दोस्तों इस पे ब्याज लग रहा है, यानी मूलधन हमारा हुआ 2000, ठीक है। उसके अलावा जो दर हुआ वो हुआ 5 और जो समय है वो दिया है 2, बटे में 100 होता ही है सूत्र में, यह होता है हमारा साधारण ब्याज। तो अब हम इसको हल कर लेंगे तो यही उत्तर हमारा आ जाएगा। तो हर में 2 शून्य है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, तो 200 जो आंसर हो जाएगा इसका 200, परंतु ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर 200 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 25। दोस्तों यह समानुपात के रूप में आपको दिया हुआ है और साथ ही में x की वैल्यू पूछी हुई है। तो समानुपात का आपको नियम पता चल गया होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के बराबर होता है, तो हो जाएगा 16x बराबर 8। दोस्तों यहाँ पे भी 8 ही आया था प्रश्न पत्र में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो 8 गुणे 8। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो जो 16 गुणा हो रहा है x के साथ वह दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल करेंगे तो 8 दूनी 16 और नीचे 2 चौके 8, यानी x की वैल्यू आ गई 4। अगला प्रश्न है जो है वृत्त और चाप, यानी वृत्त के चाप और उसकी जीवा। दोस्तों इसको समझ लेते हैं। पहले वृत्त की बात कर रहा है, तो वृत्त बनाया, इसमें हमने चाप लगाया यहाँ से AB, ठीक है, और उसकी जीवा भी बना दी AB, ठीक है दोस्तों, यानी द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानी यह जो चाप है और जो जीवा है इसके द्वारा जो घिरा हुआ यह क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। वहीं त्रिज्या खंड की बात करें तो त्रिज्या खंड यानी त्रिज्या द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वह होता है त्रिज्या खंड। परिधि की बात करें तो यह वृत्त का परिमाप होता है। व्यास जो होता है वो सबसे बड़ा जीवा या फिर जो सेंटर से होकर सबसे बड़ी रेखा जो सरकमफ्रेंस पे टच करे उसे कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 5xy + 4xz + 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कुछ कॉमन है इसमें तो आप उसे लिखिए। तो दोस्तों जो 5 है वो सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, परंतु मिडिल में नहीं है तो 5 नहीं लिख सकते। लेकिन जो x को हम देख रहे हैं तीनों में है, तो यही हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो दोस्तों जब घनाभ में आपसे शीर्ष की बात करता है तो आप घनाभ को पहले देख लीजिए, और उसमें जो शीर्ष होते हैं वह यह होते हैं। तो यह इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 8। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है 29। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या लिखिए। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, फिर आप देख रहे हैं कि सबके जो हर हैं वह हम 5 कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 हर हो जाता है तो जो अंश में बड़ा वही सबसे बड़ा। तो इसका हो जाएगा 2/5। स है उसका हो जाएगा 3/5, और यह तो पहले से ही निगेटिव है तो यह कट जाएगा, और इसका हो जाएगा 3.5
बटे में 5। ठीक है दोस्तों, यानी 2 से जब हम काटेंगे 2 5 10 और 2 3 6, 2 5 10 यानी 3। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो हर हैं वो सबके बराबर हैं, तो जो अंश बढ़ा वही सबसे बड़ा। तो 2 3 और 3.5 में से कौन बड़ा? तो 3.5 बड़ा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से इस 3 को काट दें तो 0.6 बार में कट जाएगा। इसके अलावा यह आ जाएगा 0.4, यह आ जाएगा 0.6, यह आ जाएगा 0.7, तो यही फिर से बड़ा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 30, इसका गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों पहले चेक करते हैं कि क्या यह किसी का फॉर्मूला तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है a², फिर लिखा हुआ है हमारा b², और जो तीसरा टर्म है उसे हम लिख सकते हैं, जो x है वह लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में था, और यह 2 से 2 कट गया है, इसीलिए उसको खाली x लिखा हुआ है। यानी यह हमारा सूत्र बन रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं 31वां प्रश्न जो है घनमूल -64, यानी आपको -64 लाना है। घनमूल है तो ऑप्शन में ऐसी संख्याओं को मूल करना होगा ताकि इसके बराबर हो जाए जो इसके अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों 4 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 64 तो आएगा पर माइनस नहीं आएगा, तो हम -4 का देखते हैं। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा -64, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 32, जिसमें घनमूल 8 लिखा है, यानी आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके सबको मूल करने होंगे और 8 लाना होगा, जिससे आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 8, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है -4 का मान ज्ञात कीजिए। -4 क्यूब का, तो दोस्तों क्यूब मतलब कि घन का मतलब कि इसको 3 बार गुणा करना है। तो जब हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 48, 32 चौके 64, यानी 64 तो आ गया। और माइनस का जब माइनस से करेंगे तो प्लस, और जब प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस, यानी -64 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 0.1 का घन करना है दोस्तों। तो 1 का जब हम घन करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को कितनी बार भी गुणा करें 1 ही आता है, परंतु हमें दशमलव का ध्यान देना होगा। तो अगर घन कह रहा है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक ही दिया हुआ है तो हम 2 अंक अपने आप से शून्य रख लेंगे और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, और यही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं आखिरी प्रश्न जो है 1/2 का घन का मान होगा। तो दोस्तों घातांक का नियम यही कहता है कि जो अंश और हर का घात लगा हुआ है वो दोनों पे चला जाएगा, और अंश का घात हर का घात जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1³ तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 3500 क्वेश्चन समझ में एकदम अच्छे से आए होंगे, और दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका पार्ट 2 जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 भी मिलेगा, इसके अलावा अति लघु और लघु भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।